नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पाठक में। आज मैं आपके लिए जो मैंने वादा किया था आपसे कि मैं 15 दिन में आपको सीटेट का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, उसको मैं लेकर के आ रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ। ईमानदारी से और एकदम मेहनत से आप इसको देखेंगे, बार बार इसका रिवाइज करेंगे और आपके समझ में ये अवश्य आएगा। आज मैं लेकर के आया हूँ, ये दिख रहा होगा आपको, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005। जो NCF 2005 होता है, इससे 2 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 क्वेश्चन। NCF 2005 जो इससे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेकर के आया हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लेकर के आया, थोड़ा सा ध्यान। पहला क्वेश्चन बनता है कि जो NCF है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? NCF का फुल फॉर्म है N से नेशनल, C से करिकुलम, F से फ्रेमवर्क। 1 नंबर में पूछा जाता है NCF का फुल फॉर्म क्या है। नीचे लिखा हुआ है मैंने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। फिर पूछा जाता है इसका अनुवाद संविधान की कौन सी अनुसूची में सभी भाषाओं में किया गया करके। बार बार सीटेट में, यूटेट में, LT में सभी जगह पूछा जाता है। जो मैं करा रहा हूँ ये आपके सीटेट, यूटेट, यूपी टेट, बिहार टेट, दिल्ली टेट, राजस्थान टेट, LT लेक्चरर सब में काम आएगा। तो 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में किया गया, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन क्या था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF का फुल फॉर्म पूछता है। दूसरा पूछता है कि इसका अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में किया गया है। कौन सी अनुसूची? याद रखना है आपको, 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MHRD। मतलब जो MHRD क्या होता है? जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है, शिक्षा मंत्रालय कहें अगर देश का, की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, चाहे LT हो, लेक्चरर हो या कोई भी हो। पूछा जाता है कि जो NCF 2005 है ना, ये NCF 2005 ये कब और किसकी अध्यक्षता में बना था? ये MHRD मतलब मानव संसाधन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसकी पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे जब ये NCF 2005 बना था, इसके अध्यक्ष कौन थे? लिखा हुआ है प्रोफेसर यशपाल, याद करेंगे, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन क्या बनता है इससे? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध, कौन सा निबंध था वो जिससे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या मतलब NCF, फुल उसको शॉर्ट में बोलते हैं NCF। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध सभ्यता व प्रगति के एक उदाहरण से होती है। ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से ली गई? सभ्यता व प्रगति निबंध, याद रखेंगे, सभ्यता व प्रगति के एक उदाहरण से होती है। ये तो हो गया, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अब क्वेश्चन क्या बनता है? पाठ्यचर्या मार्गदर्शी सिद्धांत, इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उसको ध्यान देंगे। पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब ज्ञान को किताबी ज्ञान में न रखा जाए, मतलब बाहरी हर चीज़ में ऑलराउंडर बनाना है बच्चे को। पहला दिख रहा होगा, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, हर क्षेत्र से जोड़ना, उसको खेल कूद भी, गाना बजाना, सब चीज़ आना चाहिए। दूसरा क्या है? देखो, दिख रहा होगा आपको, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, मतलब पढ़ाई को आपने जो है रटंती वाली हिसाब से नहीं पढ़ाना है उसको, पढ़ाई को उसको बहुत खेल खेल में बहुत अच्छे रटे ना, वो समझे उस चीज़ को। अगला है पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रहे। पाठ्यपुस्तक मतलब आपने उसको किताब से पढ़ाते गए, रटाते गए, ऐसा नहीं, उसको एक्स्ट्रा ज्ञान भी देना है आपको। ये इसके सिद्धांत हैं, याद रखेंगे। पहला क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, मतलब रटंत प्रणाली नहीं चलेगी बिल्कुल भी, NCF ने कहा था ये। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रहे, पाठ्यपुस्तक पर से ही आप पढ़ाते गए, रटाते गए, वो नहीं चलेगा। अगला क्या है? कक्ष को विभिन्न गतिविधि से जोड़ा जाए। देखिए, दिख रहा होगा आपको, कक्ष को विभिन्न गतिविधि से जोड़ा जाए। कक्ष को विभिन्न गतिविधि से जोड़ना, जो कक्ष है जहाँ आप पढ़ा रहे हैं उसको विभिन्न खेल कूद, गाना, म्यूजिक, सारे सिस्टम होनी चाहिए। पढ़ाई के अलावा भी एक्स्ट्रा गतिविधियाँ सब होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपने देख लिया होगा। और अगला फिर इसी में क्वेश्चन बनता है। अगला क्या है? देखिए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार होने चाहिए। आस्थावान का मतलब है कि अपनी राष्ट्रभक्ति भी बच्चों में आपने जगानी है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन है, एक बालक को देखने में समस्या है, मतलब वो देख नहीं पाता है, देखने में उसको दिक्कत है। तो NCF 2005 के उसका दाखिला, NCF 2005 के अनुसार उसका दाखिला किस विद्यालय में होना चाहिए? समावेशी विद्यालय। मतलब
एनसीएफ में कहा गया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको किसी अन्य विद्यालय में पढ़ाया जाए, उसको आप किसी समावेशी जहाँ सब सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, सभी बच्चे वहीं पढ़ाना है उसको, उसके लिए कोई अलग विद्यालय की व्यवस्था नहीं करनी है। फिर अगला है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों का क्या मतलब है। एनसीएफ 2005 में एक जगह कहा गया है कि परीक्षा सुधारों का जो मतलब है वो है खुली पुस्तक परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होता है, सक्रिय व सामाजिक होता है। ध्यान देंगे, देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय व सामाजिक होता है। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया किसको, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये आपको आने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब मैं कुछ पेपर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना है आपको। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, देखिए शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए। शैक्षणिक सामग्री का मतलब क्या है पता है, जो किताबें हैं, किताबों के अंदर जो मटेरियल है, पाठ लेसन होते हैं, वो किसके द्वारा बनाने चाहिए, अध्यापक के द्वारा, विभागाध्यक्ष के, संस्थान के प्राचार्य के द्वारा, विशेषज्ञों की एक समिति के द्वारा। तो इसका आंसर आप क्या होगा आपके हिसाब से बताइए। इसका होता है विशेषज्ञों की एक समिति बनाएगी इसको। अध्यापक थोड़ी किताब बनाएगा, तो पढ़ाएगा, जो किताब में होगा उसको पढ़ाना है उसको। प्राचार्य भी नहीं बनाएगा, विभाग के विशेषज्ञों की एक समिति, जो विषयों के विशेषज्ञ होते हैं वो बनाएंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, विद्यालय जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला है उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत, नहीं, अच्छे नंबर आगे करके नहीं होता भैया। उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब बहुत अच्छे नंबर आएगा उससे मतलब नहीं है। समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, नहीं, वो भी नहीं है। बालकों को अनुशासित जीवन, ये हो सकता है लेकिन इससे भी अच्छा और मिल सकता है। बालकों का सक्षमताओं का अर्जन, ये बालकों द्वारा सक्षमताओं का अर्जन, इसका प्रश्न आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखिए सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है समुदाय के सहारे पर, शिक्षण अधिगम सामग्री की उच्चतम गुणवत्ता पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। तो इसको देखना है आपको, समझिए इसको क्या होगा इसमें। क्या होगा इसमें, समुदाय के सहारे पर नहीं, सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर, समुदाय के सहारे पर नहीं, शिक्षण अधिगम सामग्री की उच्च गुणवत्ता पर हो भी सकता है, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर, ये हो सकता, वो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्यों, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए। देखिए प्रश्न आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती हैं, नहीं, दोनों बराबर होशियार हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां संख्या में लड़कों से कम है, ऐसा भी नहीं है। भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है, ऐसा भी नहीं है। लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। तो इसका ये चौथा वाला जो आंसर है ना, डी वाला, ये बिल्कुल सटीक बैठता है इसका। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है। जैसे लड़के नेतृत्व करते हैं ना, वैसे लड़कियां भी नेतृत्व करने में सक्षम हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आए होंगे उम्मीद करता हूँ, और मैं अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कौन है बताइए आप, इसके जो हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं आपके सिगमंड फ्राइड। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये सीटेट का पुराना पेपर है, ये आपके बहुत ही लाभदायक होगा, इसको आप नोट कर लेना। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है, सिगमंड फ्राइड मतलब। अगला है, विद्यार्थियों की शिक्षा में ... की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी, देखिए ऑप्शन दिए हुए, आनुवांशिकता, यस आनुवांशिकता भी होती है, वातावरण होता है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई, उपयुक्त दोनों होगा इसका, उपयुक्त दोनों, आनुवांशिकता भी होती है और वातावरण दोनों पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है उसे जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं, बचपन नहीं, उत्तर वाली अवस्था नहीं, पूर्व किशोरावस्था नहीं, प्रसव पूर्व कहते हैं उसको, नोट कर लेंगे इसको। गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है,
प्रसव पूर्व कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? प्रसव पूर्व। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, पुराने क्वेश्चन है, आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी लेके आने वाला हूँ। अभी क्वेश्चन और है, आप भागेंगे नहीं बिल्कुल भी। अगला है, देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्यक्तित्व मापन की सीएटी विधि दी गई थी। सीएटी विधि स्किनर द्वारा, बेलक द्वारा, हॉलैंड द्वारा, मरे द्वारा। बताइए आप, कमेंट करके भी बता सकते हैं। व्यक्तित्व मापन की जो सीएटी विधि दी गई थी ना, ये प्रक्षेपण विधियां होती हैं व्यक्तित्व मापन की, आपको पर्सनालिटी को मेजरमेंट किया जाता है, ये बेलक ने दिया था, नोट कर लेंगे। व्यक्तित्व मापन की जो सीएटी विधि दी गई थी वो बेलक ने दी थी। किसने दी थी? बेलक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलक द्वारा, नोट कर लीजिए, बेलक। अगला है, टीएटी हेतु कितने कार्ड है? टीएटी, अभी मैं टीएटी सीएटी सारा एक नया चैप्टर लेकर के आऊँगा। अभी मैं आपको पुराना पेपर लेकर के आया था, इसलिए मैंने करा। कल से मैं आपको इसका पूरा वो भी कराऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। टीएटी हेतु कितने कार्ड है? टीएटी देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जो ऑप्शन में दिया है 10, 20, 30, 40, वैसे जो टीएटी की हेतु कुल कितने कार्ड हैं अगर आता है तो वो होते हैं 31। अब ऑप्शन में तो 31 है ही नहीं, लेकिन ये जो कार्ड होते हैं ये ऐसे होते हैं कि 30 कार्ड ऐसे होते हैं जो चित्र वाले होते हैं, जिनमें चित्र बने होते हैं। एक कार्ड जो होता है वो खाली होता है, तो यहाँ पर आंसर इसका सी होगा, 30। टोटल कार्ड अगर पूछे, क्वेश्चन घुमा सकता है एग्जाम में, टोटल कार्ड अगर पूछता है तो आप 31 लिखेंगे, 31 होगा ऑप्शन में। और दो टाइप के कार्ड होते हैं ना इसमें, टीएटी में, इसमें दो टाइप के कार्ड होते हैं। 30 कार्ड ऐसे होते हैं जिनमें चित्र बने होंगे, एक कार्ड ऐसा होगा जो ब्लैंक होता है, खाली होता है, तो यहाँ पर आंसर इसका 30 हो जाएगा। कुल नहीं पूछा है अभी कितने कार्ड हैं, तो 30 आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको आया होगा। और भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ मैं, ज़्यादा कराऊंगा तो फिर बहुत लंबा चले जाएगा ना ये, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कराने वाला हूँ। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इस चीज़ को आप समझना है पूरा सा, थोड़ा सा इसको समझेंगे आप तब आपके समझ में आएगा। अभिप्रेरणा, सॉरी, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बताइए, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ह्यूम द्वारा, मास्लो द्वारा, आर.एस. वुडवर्थ द्वारा, स्किनर द्वारा। सोचिए, कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा डियर स्किनर। स्किनर ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है स्किनर के द्वारा। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबी बनेगी डियर, लेकिन आपको ये पूरा आएगा। अच्छा, अगला है, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया। देखिए, प्रत्यय प्रस्तुत किया गया, अगर ये प्रस्तुत वर्ड आ रहा है यहाँ पर, ये बुद्धि लब्धि के लिए मैं नया टॉपिक लेकर के आऊंगा। आप लगातार मेरी वीडियो देखते रहना, बुद्धि लब्धि में पूरा समझाऊंगा। अगर प्रस्तुत कहेगा तो विलियम स्टर्न होगा डियर। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया, देखना, प्रस्तुत की वजह से यहाँ पर कहानी चेंज हो जाएगी। विलियम स्टर्न बार बार पूछता है, विलियम स्टर्न, तो इसको भी नोट कर लेंगे आप। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया, इसको इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आता है आपका, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, कैटल ने, गार्डनर ने किया था। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर ने किया था। किसने किया था? बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर, सॉरी, इसको थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाता है ना ये, थोड़ा सा मैं इसको, काफ़ी इसमें दिक्कतें आती हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आया होगा। अब एक क्वेश्चन है इसमें, देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रम की आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि का एक फॉर्मूला, इससे एक न्यूमेरिकल हमेशा बनता है, इससे एक हमेशा न्यूमेरिकल बनता है डियर। मैं इसको सॉल्व करके आपको अगर कहूँ तो मैं बता दूं, जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है ना, ये देखिए, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला जो होता है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ उसको। बुद्धि लब्धि का मानसिक आयु, नोट कर लेना इसको, मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि पूछा है, देखिए क्या पूछा है, बुद्धि लब्धि क्या होगी? मानसिक आयु बट्टे शारीरिक, मैं मैथ से भी कराऊंगा, पेडालॉजी हिंदी इंग्लिश सब कराने वाला हूँ। शारीरिक आयु इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु इंटू 100। अब देखिए, मानसिक आयु कितनी है? 5 है, अपॉन शारीरिक आयु कितनी है? अगर ये कालानुक्रमिक आयु का मतलब 4, वो शारीरिक आयु 4 इंटू 100।
4 से 100 कैंसिल होगा तो कितने टाइम से आ जाएगा ये 25, 25 5 जा 125, तो इसका आंसर होगा ए 125 होगा डियर। फॉर्मूला नोट कर लीजिए फिर, मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु गुणा 100 होता है, मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु गुणा 100। तो मैं हिंदी, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, मैं अभी बहुत नए तरीके, आज मैं एकदम कहीं बाहर हूँ, मैं यहाँ हूँ नहीं अपने आवास में, कहीं बाहर हूँ, इसलिए मुझे इस तरीके से वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं बोर्ड में लेकर के आऊँगा, अच्छे अच्छे टॉपिक आपको पूरे ही आएंगे, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। पुराने पेपर, मैं वादा करता हूँ आपसे, पुराने 10 साल 15 साल के पेपर सॉल्व करवाऊँगा, और सारे टॉपिक, बुद्धि लब्धि है, ये क्या कहते हैं, सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, जितने भी थे, सबके बारे में बताऊंगा आपको, सबके बारे में, उनकी वो, जैसे स्पीयरमैन है, थर्स्टन है, कैटल है, गार्डनर है, साइमन है, विलियम स्टर्न है, गिलबर्ट है, बुंट है, मास्लो, विक्टर ह्यूम, आर.एस. वुडवर्थ, स्किनर, जितने भी हैं सबके बारे में मैं आपको इनकी जीवनी भी बताऊंगा, इनने क्या किया था वो भी बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, आपको मैं पेडागोजी पहले 4-5 दिन लगातार पेडागोजी जो 10-15 साल के हैं मैं लगातार करा देता हूँ आए हुए। आपको पता होना चाहिए ये जो टॉपिक आपके LT लेक्चरर, सीटेट, यूटेट, यूपी टेट, हिमाचल टेट, राजस्थान टेट, दिल्ली टेट, कोई भी टेट हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपने नोट करना है। और उम्मीद इसको आप सभी को शेयर भी कर देंगे जितने भी आपके हैं। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो और अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आप केवल 15 दिन तैयारी करिए, पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस को मैं आपको पार कराऊंगा। और पेडागोजी में मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको 28 से 30 आ जाएंगे, 28 तो आएंगे ही आएंगे। थैंक यू।